और दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम फिर यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं उन्हें फिर हल कराने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि इसके पहले कि आप लोग वीडियो नहीं देखें, हमने चैप्टर वाइज हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे सबकी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए हैं। तो आप लोग यदि उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड प्रश्न ये नाम से है, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, यदि 65 और 117 के मासा को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें 65 और 117 का मासा जो है 65p माइनस 117 दिया है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इस पे दिया है 65 और 117 का जो मासा है वो हमें प्रश्न में बोला गया है कि 65p माइनस 117 ये है मासा, ये दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 65 और 117 का मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मासा एक भागविधि से होता है और एक जो है गुणनखंड विधि से होता है, तो जिससे आप लोग निकाल पाएँ उससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम इसका गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। सबसे पहले 65 का गुणनखंड, ये रफली कार्य इधर आपको कर लेना है। 65 का और 117 का इनका गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो ये 5 से कटेगा, 13 पचे 65, 13 एकम 13, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 एकम 3, 13, फिर 13 से कट जाएगा। तो ऐसे करके कर लेना है। फिर इधर लिखना है 65 बराबर, इधर लिखना है 117 बराबर। अब 65 का जो आया है उसे लिखेंगे 1 गुणे 5 गुणे 13, 1 गुणे 5 गुणे 13। 117 का लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ लिखना है मासा बराबर। अब मासा वो होता है जो सभी में हो, मतलब जो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में हमारा 1 है, फिर दोनों में 13 मिल रहा है। ठीक, ना तो 5 इसमें है ना इसमें है, फिर 13 ना 3 ना तो इस पे है ना इस पे, 13 मिल रहा था 1 मिल रहा था, तो जो दोनों में मिलेगा वही हमारा मासा होगा। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं, 13 एकम 13, लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि 65 और 117 का जो मासा है वो कितना है, 65p माइनस 117 है। ठीक, और अभी हम कितना निकाल रहे हैं इसका मासा, 13, 65p माइनस 117। ठीक है, माइनस 117 इधर ला लेते हैं, 13 प्लस 117 बराबर 65p, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 130। अब ये गुणे में है, जब इधर आ जाएगा तो बटे में कट जाएगा। पी 65 एक कम 65, 65 दूना 130, तो पी का मान कितना आ गया 2। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें आप लोग मोटिवेट करिए ताकि हम आपको इसी प्रकार का वीडियो बना करके ज़रूर दें। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य 3 है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है
लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य क्या है, 3 है, इसलिए यक्स बराबर क्या होगा, 3। मतलब यक्स जो ये 3 है इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है। तब हमें इसे ए का मान निकाल देना, इसलिए एक्स बराबर 3 रखने पर तो रखेंगे और ये इधर जो है 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये एक शून्य है, शून्य के लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 3, फिर माइनस एक्स के स्थान पे 3 माइनस फिर 3a बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शून्य बोला है, ठीक है। शून्य निकालने के लिए 0 करना पड़ता है। तो 3 का वर्ग 9 फिर माइनस 3 फिर माइनस 3a बराबर 0। माइनस का 3a उधर जाएगा, प्लस का तो 9 में से 3 जाएगा 6, और ये माइनस का 3a उधर जाएगा, प्लस का इधर बटे में आ जाएगा, गुणे में 3 इधर आ जाएगा, बटे में तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो a बराबर कितना आ गया, ये भी 2 आया है, ठीक दोस्तों। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। तो दोस्तों प्रश्न आज के आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। प्रश्न छोटे छोटे हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया गया है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल, तो इसे लिख देना है शून्यकों का योग कितना है, 1 है, और गुणनफल भी क्या है, वो भी 1 है, दोनों 1 1 है, ठीक है। अब सूत्र हमारा होता है द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद, इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू यक्स फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस शून्य क्या दिया गया है 1, शून्यकों का योग 1 है, यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, एक्स स्क्वायर 1 यक्स प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे इन दोनों समीकरण की हमें पहले तुलना करना होगा, फिर परस्पर रेखाएं जब समांतर होती हैं उसका जो है वो बताना होगा समीकरण क्या होता है, फिर उससे हमें निकाल लेना है, ठीक। तो लिखेंगे 3x प्लस 2py बराबर 0, ये बराबर 2 है, ये प्लस का है, इधर का एक साइड सबको कर लेते हैं तो इधर जाएगा माइनस का, बराबर 0 हो जाएगा, की तुलना
a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 की तुलना, इसकी तुलना करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। दोनों समीकरण की पहले हम तुलना करेंगे। ठीक, जब इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, देखो यक्स एक्स दोनों मिल रहा है तो इसे छोड़ देना है। a1 है, यहाँ 3 है, यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 3। ठीक, फिर यहाँ से y मिल रहा है तो y छोड़ देंगे, यहाँ b1 है और यहाँ b1 के स्थान पे 2p है तो यहाँ लिखेंगे b1 बराबर 2p। ठीक, c1 है, c1 के स्थान पे क्या दिया गया है, माइनस का 2। ठीक, अब हमें a2 की निकालना है। जब इसकी तुलना करेंगे एक्स इससे भी हट जाएगा, a2 के स्थान पे क्या दिया गया है 2, क्या लिखेंगे a2 बराबर 2। फिर y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b2 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ लिखेंगे b2 बराबर 5। c2 बराबर कितना है 1। ठीक, ये तुलना कर दिए। अब चूंकि रेखाएं क्या हैं, परस्पर समांतर है, चूंकि रेखाएं परस्पर समांतर है। ठीक, तो समांतर के लिए रेखाओं का वो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। ये तो इक्वल होता ही नहीं, केवल इन दोनों का मान रख के हमें हल करना होगा। ठीक है, a1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3 और a2 की वैल्यू आई है a1/a2 की वैल्यू 2 आई है। b1 की वैल्यू 2p आई है और b2 की वैल्यू आई है हमारे पास 5। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा कर लेना है। तो 2 में जब 2 से गुणा होगा तो ये 4p हो जाएगा, फिर 5 3 15। अब यहाँ से p का मान निकाल देना है, तो गुणे 4 है, इधर आ जाएगा बटे 4, तो p का मान निकालना था, p का मान हमारा आ गया, तो p बराबर कितना आया 15/4। ठीक दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें मान लेते हैं ये थीटा दिया हुआ है, ये इसका लंब हो जाएगा। यहाँ tan थीटा 3/4 दिया है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ 3 दिया गया है, आधार कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखेंगे ए बी सी, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, देखो कर्ण इस पे AC है, कर्ण नहीं दिया गया है, AC स्क्वायर लंब हमें पता है,
लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। ठीक, AC 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, 4 का वर्ग 16, ये वर्ग है इधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, तो ये 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, यहाँ पर लिखना है 5 का, फिर वर्ग से वर्गमूल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, ये यहाँ पर 5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी हमें पहले क्या करना है, इसके व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करना है, ABC का मान निकालना है, फिर उसके बाद हमें हल करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं 3x² + 12x इसलिए माइनस किया हुआ -12x + m बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर करेंगे, यहाँ x² मिलेगा, ये छोड़ देंगे, a है a के स्थान पे 3 दिया है तो हमें a बराबर 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ x ये मिल रहा है, यहाँ b है, b के स्थान पे यहाँ कितना दिया -12, लिखेंगे b बराबर -12, c के स्थान पे क्या दिया गया है m। ठीक, इस मान लिया। अब हमें इसमें दिया गया है चूंकि मूल बराबर है, क्या लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, और जब मूल बराबर है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है b² बराबर 4ac, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, अब b का मान रखेंगे, b का मान क्या है -12 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 3 है और c की वैल्यू क्या है m है। ठीक, अब माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 4 तेईस, 12 गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में। ठीक, काट देंगे तो 12 × 12, 12 बराबर 144, तो यम बराबर हमारे पास कितना आ गया 12, यही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें m का मान ही बताना था। दोस्तों, कैसे लग रहे हैं आज के प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी
बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, दोस्तों इसमें पहले वृत्त एक बना लेना है। हमारे पास प्रकार नहीं है, ऐसे ही बना देते हैं। आप लोग पेपर में प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, जिसकी त्रिज्या यहाँ दी गई है, मान लो ये केंद्र हो गया इसका, वो हो गया। ठीक है, अब इससे हमें केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ये केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई स्थित जो है बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु P है, इससे क्या है खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को टच करते हुए जाए, ठीक, स्पर्श करते हुए जाए, तो ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, अब जहाँ ये स्पर्श कर रही है इसका नाम मान लो Q दे देते हैं। ठीक, और हमें ये एक प्रमेय पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो रेखा खींची जाती है वो क्या होती है, लंब होती है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो रेखा खींची जाती है वो लंब होती है। लंब का मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है QP। तो अब हम देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो PQ निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PO PQO में, PQO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब कर्ण, कर्ण इसके देखना हमेशा 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती थी, 90 है तो इसके सामने भुजा ये कर्ण हो गई और नीचे वाली आधार। ठीक है, तो कर्ण हमारा 5 दिया हुआ है, लंब हमें नहीं पता है, लंब का मान ले लेते हैं PQ, PQ स्क्वायर, आधार हमें पता है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या होता है 25, PQ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ये प्लस का 9 इधर आ जाएगा, माइनस का PQ स्क्वायर बचे, घटा देंगे 16। ठीक है, PQ स्क्वायर इधर 16 कितने का वर्ग होता है 4 का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। तो वर्ग से देखो दोनों में क्या है, घात 2 2 है तो ये हट जाएगी, तो बचेगा क्या, इधर 4 और इधर PQ, तो यहाँ लिख देंगे PQ बराबर 4। तो जो हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी आएगी, 4 आएगी। दोस्तों प्रश्न कैसे लग रहे हैं आज के, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में? अगला हमारा है साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये दिया है, इसके साथ हम एक गुणे में लिख सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। ठीक, और उधर क्या बचा एक, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। टेन में कितने डिग्री का मान एक होता है, तो टेन में 45 डिग्री का मान
एक होता है। ठीक है, tan tan दोनों में मिल रहा है, इसे छोड़ देना है। इधर क्या बचा, थीटा, और इधर बचा 45। तो थीटा का ही तो मान निकालना था, थीटा बराबर 45। ठीक दोस्तों, फिर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई ए। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ये प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें कुल परिणाम इस पे कितने दिए गए हैं, कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई एक आएगा। इसके कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं। ठीक है, अब इस पे जो है हमसे किसका पूछा गया है, ए प्राप्त होने की, ए प्राप्त होने की संख्या कितनी है, कितनी बार ए प्राप्त हुआ है, 1 2, तो कुल 2 बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमें प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, अब देखो, अनुकूल परिणाम मतलब ये कितनी बार आया है, 2 बार। कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, ऊपर 1 है नीचे 3, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मतलब हर तीसरी गोट पे हमारी क्या आएगी, ये आ सकती है, ये इसकी संभावना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु दिया गया है, तो अब हमें क्या करते हैं, पहले शंकु बना लेते हैं। ठीक, शंकु, शंकु ऐसे होता है, जोकर वाली जो टोपी होती है, ठीक है, वही हमारा शंकु होता है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई हमें दी गई है यहाँ से यहाँ तक, कितना दी गई है, 48 सेंटीमीटर, और इसका जो है व्यास दिया गया है, व्यास मतलब पूरा ये कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, शंकु की ऊंचाई h कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से त्रिज्या, त्रिज्या r निकाल लेते हैं, ये व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब लिखेंगे शंकु का आयतन, हमें जो ज्ञात करना है। ठीक है, शंकु का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, पाई का मान अगर दिया रहे तो ठीक है, ना दिया रहे तो हम 22/7 लेते हैं। ठीक, आर, आर की वैल्यू हमारे पास है 14, स्क्वायर लगा, इसका मतलब 2 बार लिखना है। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास है 48। ठीक, काट देते हैं, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, कट जाएगा, 3 से 3 एक कम 3, 16 किया 48। ठीक,
अब हमें गुणा करना है 22। 22 में 2 से करेंगे तो 22 गुना 44 हो जाएगा। अब 16 और 14 इनका भी गुणा करना है। तब ये रफली कार्य है, इसे हम बाहर गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, 44 में पहले हम 14 का गुणा कर लेते हैं। 14 चौको 56, 5 14 चौको 56, 5 61। फिर 16 से गुणा करते हैं। 16 छक्का 96, 9 16 एकम 16 9 25 2 16 छक्का 96 2 98। ठीक है, 98 56 यहाँ लिख देंगे 98 56 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक दोस्तों, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि चैनल में आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।